माइक की आवाज सही आ रही थी क्या? कितने लोगों को सही नहीं आ रही थी? हाथ में बताओ। प्रिया, मैं आपकी समिति का आभार और कमेटी के जो हमारे सदस्य है वो भी भाई नीतू भाई, उनका आभार। हमारे जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष जिला सेल अब्रू भाई, हमारे राणा जी और आप सभी साथियों का कि आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मुझे यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। कुछ पैसा भी खर्च किया आप लोगों ने, करना नहीं चाहिए था। चलिए, सबसे पहले तो करुणा के महासागर तथागत बुद्ध के उपलक्ष्य में जो यहाँ में इकट्ठा हुए हैं बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध करुणा और मैत्री की बात करते हैं। तथागत बुद्ध समता और समानता की बात करते हैं। ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, कभी साहू जी महाराज ने लड़ी, कभी फूले साहब, पेरियार साहब, ललित सिंह यादव ने लड़ी, कभी बाबा साहब अम्बेडकर साहब छोटू राम ने लड़ी, कभी संत गुरु रविदास, कबीर, नानक ने लड़ी। ये लड़ाई, या मैं ये कहूँ, इस लड़ाई को मार्गदर्शित करने वाले मैं जिन्हें जानता हूँ उनका नाम तथागत बुद्ध है। आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य की आप सभी को पुनः मेरी ओर से बधाई और मंगल कामना। अब क्योंकि पहले से आप सब लोग, मुझे अधिकतर लोग जानते हैं, सीधे साधे लोग हैं। हालांकि शामली के लोगों को बात करने में फुर्सत नहीं है, वो लगातार वक्ता यहाँ बोल रहे हैं, वो अपनी चर्चाओं में मस्त है, तो एक अलग बात है। पीछे भी कुछ साथी अपनी चर्चाओं में मस्त थे। हमारे एक साथी ने कहा भी यहाँ खड़े होकर के कि बोलने वाले से सुनने वाला ज्यादा महान होता है। यही काम की बात का मतलब है। बस उन्होंने थोड़ा सा शिक्षित स्वभाव में कहा और मैंने थोड़ी ठेठ भाषा में कह दिया कि बोलने वाले से सुनने वाला महान होता है। और ये भी हकीकत है कि जो व्यक्ति सुनने नहीं सकता वो कभी अच्छा बोल भी नहीं सकता। ये मैं नहीं कहता, ये महापुरुषों ने कहा है। तो निवेदन है साथियों को कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैंने जो क्षमा चाहूँगा, लेकिन सुनने की आदत तो डालिए। अगर व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं तो, और व्यवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहते तो भाई क्या तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। चलिए, मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। मुझे ये भी मालूम है कि कुछ लोग विरोध करते हैं और कुछ लोग साथ रहते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि जब जब कोई भाई चंद्रशेखर जी ने, मैंने, कमल भाई ने या हमारे सीनियर के साथी ने फैसला लिया है, तो मुजफ्फरनगर की पूरी टीम चाहे विरोध में हुई या पक्ष में हुई, वो साथ खड़ी हो गई। नहीं, हम साथ, क्योंकि फैसले पर्सनल रिलेशन या पर्सनल चीजों को सोचकर नहीं लिए जाते। सामाजिक आंदोलन के फैसले वो सोच समझकर लिए जाते। और इसमें मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है कि कहीं ना कहीं हमें जो काम करना चाहिए था, हम उस काम से विचलित होकर के दूसरी दिशा की ओर चल पड़े। अब एक हमारे साथी ने कहा पार्टी और संगठन रख के दो पहिए हैं। मैं नहीं मानता। पार्टी और संगठन रख के घोड़े हैं, और जितनी मजबूती से घोड़ों को मजबूत किया जाएगा, उतनी मजबूती से शासन सत्ता हो या व्यवस्था परिवर्तन हो, उसको किया जाता है। मेरा कहने का सिर्फ मकसद यह है कि राजनीति करना और राजनीतिक सत्ता हासिल कर लेना ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। राजनीतिक सत्ता आपको आर्थिक उन्नत कर सकती है, राजनीतिक सत्ता आपको ताकत दे सकती है, लेकिन राजनीतिक सत्ता आपको स्वाभिमानी किसी कीमत पर बना नहीं सकती।
अगर स्वाभिमान की परिभाषा कहीं से निकल कर आती है तो उसका नाम है शैक्षिक सत्ता। जब तक शिक्षा का प्रभाव आपके ऊपर पूरा ना हो जाए, जब तक आपकी समझ में कुछ ना आ जाए, जब तक आपको यह पता ना लग जाए कि आपको जीना कैसे है, तब तक राजनीतिक सत्ता का कोई मतलब नहीं है। सोचने की बात यह है कि राजनीतिक सत्ता चला कौन लोग सकते हैं। क्या भारत की राजनीति में अनपढ़ लोग राजनीतिक सत्ता नहीं चला रहे हैं? ना जाने कितने विधायक और एमपी बैठे हुए हैं अंगूठा टेक, जो सिर्फ रिजर्वेशन के नाम पर विधानसभा और संसदों में पढ़ाई खा रहे हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, पढ़ा लिखा हूं। अम्बेडकर मूवमेंट में शायद इसलिए भी आ गया हूँ कि नौकरी की तलाश कर रहे, नौकरी नहीं मिली, नौकरी की तलाश करते करते बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लिया। ऐसा भी हो सकता है। और क्योंकि और मुड़ गया हूं तो मेरा फर्ज बनता है, मेरे का मुझ जैसे हजारों लाखों करोड़ों युवाओं का फर्ज बनता है कि वो जो सत्ता, जिस सत्ता की हम बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की सत्ता, उस सत्ता को भारत में इस्तेमाल किया जाए। जब तक सामाजिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता एक साथ नहीं चलेंगी तो इन दोनों सत्ताओं का कोई मतलब नहीं होता। मैं यहां आया हूं आज जिले का संयोजक बनाने के लिए, सीधी सी बात। और मन में ठान गया कि उस व्यक्ति को जिले का संयोजक बनाकर जाऊंगा और बना भी दूंगा। संगठन का राजनीतिक भी हूं, आप सब लोग सम्मान भी करते हैं, सारी चीजें। लेकिन इस बार चुनाव के बाद संगठन भंग करने के पश्चात एक चीज मन में उठा ली, इस बार किसी को स्थायी नहीं होने दूंगा। स्थायी का मतलब समझते हैं कि एक जगह कुर्सी पर बैठ गए तो आपने बस समझा कि मैं अब ला जाऊंगा, वो नहीं होने दूंगा। इस बार बाबा साहब अम्बेडकर का जो असली काम है, जो भीम आर्मी ने शुरुआत में शुरू किया था, भीम आर्मी पाठशाला के रूप में, भीम आर्मी शिक्षण संस्थानों के रूप में, जो व्यक्ति उस काम को बढ़ा करके आगे की ओर लेकर जाएगा, वो साथ मौका सबको दूंगा। तो ये कहेगा कि भैया मुझे मौका चाहिए, सबको मौका दूंगा, छुट्टी का मौका दूंगा, पूरा मैदान खाली करूंगा। दौड़ने के लिए कितना दौड़ सकते हो दौड़ो, अपनी क्षमता दिखाओगे। ये सोचकर इस बार उत्तर प्रदेश का गठन करने जा रहा है। ज्यादा गठन नहीं हुआ अभी, प्रदेश के संयोजक बने हैं। ये पहला जिला मुजफ्फरनगर ऐसा है जिसका जिला संयोजक पहला जिला संयोजक बनने जा रहा है इनके भ्रम होने के बाद उत्तर प्रदेश का। तो ये भी मुजफ्फरनगर वालों के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। अभी तक मंडल संयोजक भी नहीं बने हैं। सिर्फ यूपी को 4 हिस्सों में बांट करके 4 एरियो को अलग अलग लोगों को दे दिया गया। पश्चिमांचल देख रहा है, एक बुंदेलखंड, एक पूर्वांचल और एक मध्य देखा। अब मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, मैं आपको यहाँ नेता बनाने नहीं आया, हकीकत है ना, मैं आपके घर की दाल रोटी चलाने आया हूँ। मेरे साथ वो व्यक्ति रहे, मेरे साथ का मतलब ये है, मतलब ये मैं तो उसमें मत दीजिए, आदत पड़ गई कि भीम आर्मी के साथ जो व्यक्ति रहे, जो अपने घर बुक करके इस मूवमेंट को चला सकता, जो ये कहता है कि नहीं बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट में मैं अपने गाड़ी का 5 या 10% हिस्सा उठा कर रखूंगा और वो मैं लेकर के इस मूवमेंट को चलाऊंगा। वो व्यक्ति साहब, जो व्यक्ति कमाने के ध्येय से, कमाने के ध्येय समझिए, कमाने के बहुत सारे मतलब होते हैं। एक नेटवर्किंग होती है कि आप संगठन में आए, अपने नेटवर्क को देखा, आपने कपड़े की दुकान खोली, फेरी लगा ली और जाकर अपने साथ देखा मुझसे खरीदना, वो वाला ध्येय नहीं कमाने का, वो काम जरूर करें। कमाने का बोध है जो नंबर 2 के तरीके से चलता है, जो ताकत का मिसयूज करके किया जाता है, जो मानव का गुण है, उस ध्येय का व्यक्ति उस साथ ना, बिल्कुल ना। कुछ चीजों से अवगत करा दूं, क्योंकि आज मोल में मीटिंग रखी गई है, बाहर जाता हूँ तो अच्छे मोल में मीटिंग रखते हैं लोग, मैं कहता हूँ इतना खर्च कर दिया करो, ये तो मूवमेंट में लगाओ।
ये जो मॉल जो खुले हुए है ना, ये सब इस भारत को गुलाम करने का डिजिटल तरीका, बिल्कुल नो डाउट। वो कैसे कि जो छोटी छोटी दुकानें आज हम लोग खोले बैठे हैं गांव में, जो छोटी छोटी कपड़ों की दुकानें, अभी आप इस मॉल में जाइए, आपको छूट मिलेगी, 2 पैंट खरीदोगे तो 1 शर्ट फ्री मिलेगी साहब। अब तक फ्री मिलेगी जब तक वो छोटी दुकानदार खत्म ना हो जाए। और फिर वो जो एक आध पैंट 2 पैंट के 1 शर्ट जो फ्री दी गई है, तो फिर उसकी रिकवरी होगी। जैसे आज भारत की सरकार जो कोरोना काल में राशन दिया था, उसकी रिकवरी करने में लग गई है, समझ रहे हैं? चलिए, ये एक अलग टॉपिक है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या रजत से किसी को परेशानी है? कहाँ रजत? इससे किसी को परेशानी है? हो सकता है तो लोगों को, लेकिन मेरा मन है कि मैं सर ये 3 महीने के लिए मुजफ्फरनगर का जिला संयोजक बना दूँ, 3 महीने के लिए। थोड़ी देर में ताली बजी बजा नहीं, तो समर्थन होंगे। लेकिन अगर 3 महीने में काम ना मिला, फिर भाई 3 महीने में कम से कम 100 पाठशाला भी चाहिए ना, तो भाई थोड़ी भाई अगर 3 महीने में आप मुझे 100 पाठशाला खोल के नहीं देंगे और अपनी टीम का एक पेवर कैडर जो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, वो तैयार करके अगर आप मुझे 3 महीने में दे देंगे, तो आप जिला संयोजक कंटिन्यू रहेंगे। और नहीं दे पाएंगे तो मैं माफी चाहूँगा, मैं फिर ज्वाइन करूँगा, मैं फिर किसी नए आदमी खोज में लग जाऊँगा। नियम देखो सबके लिए नियम। दूसरा ये है कि कुछ छोटे कार्यकर्ताओं ने, वो भी भाई तो गए बेचारे, जैसा क्या तो कोई भाई तो सही काम करता है, किसी काम को आकर तो सुना, तो छोटे कार्यकर्ताओं ने फोन किया तो भैया हम चाहते हैं कि इस बार जो है आप प्रोजेक्ट को थोड़ा समय दो। नौकरी पर गया नौकरी की बात उसने कहा भाई, उन्होंने कहा जी मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ। मैंने कहा ठीक है, नौकरी कर रहा हमने ये नहीं कहा कि वो जब जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। जैसा अगर इसने बात की, उन्होंने भैया मैं नौकरी छोड़ने ये तैयार गवर्नमेंट के लिए। हमने कहा भाई कल ये मैं आरोप मत कराना, मैंने नौकरी छोड़ी थी, सीधी सी बात है। तो भाई इसको जिम्मेदारी दे दूँ 3 महीने के लिए। हाँ जिसका विरोध है जाओ, कोई जमीन बट नहीं है। अब तो पहले क्या कहा था कि पाठशाले खोलोगे, तुम भी खोलोगे। 17 के 18 के बाद 19 के बाद क्या कर रहे हो, हमारे जैसे जुटने के बाद क्या सब कुछ हम जानते नहीं। मेरा कार्यकर्ता क्या कर रहा है कितने पानी में हम नहीं जानते, कितने छलकूद कर रहा हम नहीं जानते। लाइव चल रहा गाना नहीं चाहता, जो थाने के बाहर निकले होते थाने में जाकर सूट कर दीजिए, हम नहीं जानते है ना। अपने मेन काम से भटके नहीं भटके, बताओ क्या नहीं भटके का? अगर ना भटकते तो चुनाव में सारी स्थिति क्या होती? बताओ मुझे, काम नहीं करा। सन 2015 के बाद ये तो बता दो, 15 में मुजफ्फरनगर में टिकम कोर्ट को चलाकर घुमा दिया था। कौन सा काम नहीं करा मुजफ्फरनगर में? किसान आंदोलन में नहीं आए, किसके लिए नहीं लड़े? बताओ मैं ना लड़े हूँ। किसी बहन ने झूठ भी फोन करे तभी मुजफ्फरनगर दिए। तो यहाँ फसल तो बट नहीं रही, न जमीन बट रही, ना दी जा रही जिम्मेदारी। अरे मैं क्षमता हुई बात समझ लीजिए, जिला माफी चाहूँगा, जिला तक तो खत्म रहे, जिला सही न समझ नहीं हो, ठीक है। तो भाई आपको जिला संयोजक बनाया जाता है। हमारे परवानियाँ आएंगे तो आपका रहेगा हमारे वो जिसके गले में माला डाल के करता हूँ, ठीक है। हमारे दो जिला संयोजक देते हुए एक बात आप लोगों को ये कह दूँ कि जो जिम्मेदारी रजत भाई को दी जा रही है, इसमें जिस भी तरीके से हमारी जरूरत होगी तन मन धन से हम भीम आर्मी के साथ खड़े रहेंगे। आ जाओ, आप जाओ, आप जाओ।
मैंने आपको दिया भैया पट्टी की आरती बनाई पूरा काम है। अब हो जाए आप लोगों से बात हो जाए व्यवस्था की, बात हो जाए भीम आर्मी के उदय की, और बात हो जाए भीम आर्मी के काम की। सीधी साफ सफर बहुत समय हो चुका, यहाँ हम लुटते पिटते रहे हैं और अभी भी स्थिति वही है। पिछली बार बीजेपी जब 2017 में आई थी, 2017 में आने के बाद इस देश के प्रदेश के अंदर 2 लोगों पर सबसे ज्यादा अत्याचार शुरू हुआ था। शारीरिक अत्याचार दलित और मुस्लिमों पर। और फिर जब 2022 में बीजेपी आई है, फिर दोबारा से कोई अत्याचार शुरू हो गया। तो मैं कहने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। सन 2017 में जब बीजेपी आई तो तथाकथित स्वर्ण मानसिकता के लोगों ने, स्वर्ण मानसिकता समझिए, किसी जाति में हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, मेरा मानना है, लेकिन हाँ हर व्यक्ति सही भी नहीं होता। वो मनु की व्यवस्था मानने वाले लोगों ने सन 2017 में भीम आर्मी पर अटैक करके भीम आर्मी को नेशनल लेवल का नाम दिया, बिल्कुल। और अब सन 2022 में पुनः उसी काम को कर इस गांव में उस मानसिकता के लोग प्रभावी है, वो आज भी सिर्फ भीम आर्मी का गाना बजने पर हमारे लोगों पर हमला करने की बात है। ये बात मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइव चल रहा है। मैं उन्हें बता दूं, ये भीम आर्मी सन 2015 में भी हुई थी जब गोलबंदी हुआ था, ये सन 2017 में भी हुई थी जब शब्बीरपुर हुआ था, और ये सन 2018-19 में भी हुई थी जब जौनपुर हुआ था, और ये सन 2022 में भी हुई है। अगर गलत करोगे तो इलाज मांग लिया जाएगा। अब हमें परिवर्तन की ओर चलना है, इस व्यवस्था को चैलेंज करना है। इसलिए कि आज आरएसएस का कार्यकर्ता धर्म की चीजों को प्रभावित कर जो अधिकार है उनको निष्प्रभावी कर देगा। इसलिए मैंने कहा कि आज आरएसएस का कार्यकर्ता धार्मिक चीजों को प्रभावित करके आपके अधिकारों को निष्क्रिय कर दे रहा है, आपको ना सोचने पर मजबूर कर दे रहा है, सिर्फ धर्म के नाम पर। ये समझना हम लोगों को पड़ेगा। अगर ये काम बाबा साहब अम्बेडकर भी करते तो मैं क्या यहाँ खड़ा कर बोल रहा हूँ, आप यहाँ ऐसे चीजें पढ़ते चल रहे हैं, सोफे में बैठे हो। बाबा साहब अम्बेडकर उस आडंबर को छोड़ करके बाहर निकले और बाहर निकलकर उनकी सत्ता को चुनौती दी। वही माहौल इस देश में खड़ा कर दिया जा रहा है कि आप सवाल न पूछे। सन 2018 से और 20 तक 51,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल इस देश में बंद हुए हैं। 51,000। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं इस देश का युवा बीमार रहे, वो सवाल न पूछे। भगत सिंह जेल में लिखते हैं मैं नास्तिक क्यों हूं, और ये बताते हैं भगत सिंह को कि भगत सिंह की जाति की धर्म के सामने। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है। उस समय चंद लोग थे जिन्होंने इस षड्यंत्र को तोड़ा, और आज इतने सारे बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, इतने सारे लोगों के पास अधिकार है, संसाधन है, फिर भी हम नहीं, उनके आंदोलन को हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, उनको चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। जबकि वो सारा झूठ और आडंबर पर आधारित है और हम सत्य पर आधारित है, तब भी नहीं कर पा रहे। इसका कारण वो लोग नहीं है। सही मायने में उनकी तो बड़ाई करनी चाहिए कि वो अपने मूवमेंट के प्रति समर्पित है, रात दिन काम करते हैं। अपने अंदर झांको, खुद सोचो कि तुम कितना अपने मूवमेंट तक काम कर रहे हो, या सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को धोखा दे रहे हो, या खुद से धोखा कर रहे हो, ये खुद सोचो। वो गुलामी अगर भूल गए हो
तो यहाँ करोड़ गांव में जाकर के जहाँ उन लोगों का प्रतिनिधित्व बड़ा है, जहाँ आज भी अभी सहारनपुर के गांव में आयला में एक बारात को इसलिए पीटा गया कि उसने भीम आर्मी का गाना चला दिया और एक महिला ने रोका तो उसके तथाकथित स्वर्णों ने, वहां के राजपूत समाज के लोगों ने कपड़े फाड़ दिए कुछ उन लोगों ने। अभी संविधान नहीं बदला गया, एक छोटी सी सत्ता उनके हाथ लगी है। तो इस देश में लोकतंत्र का मतलब समझो, अपने आप को जगाओ। कब तक सोते रहोगे, कब तक दूसरे पर आधारित रहोगे? जगाओ अपने आप को, जगाओ, दूसरे को दिखाओ कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने इस देश के अंदर आजादी से लेकर के यहाँ मकान बनाने तक, सड़कें बनाने तक अपना खून दिया। बताओ लोग, सो मत, सोने का समय नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर सोए तो लिख लीजिए कि मैंने पहले भी कहा था कि आज से 10 साल के बाद ये देश चाइना का गुलाम होगा। यकीन ना आता हो तो जाकर मॉल में चेक कर लीजिए, अपने घरों में चेक कर लीजिए, 75% सामान आपके यहाँ चाइना का यूज हो रहा है। इससे भी बड़ी बात, आज आगे ये लोग बहुत जल्द संविधान को निष्प्रभावी करके वो जीवन बाबा साहब अम्बेडकर ने 5000 साल के बाद हमें जीने का दिया था, वो जीवन उन्हें वापस आने वाला। बिल्कुल, लोकतंत्र में जिन लोगों की संख्या ज्यादा होती है, राज सत्ता उनकी होनी चाहिए, यहाँ उनका है। जिनकी संख्या सबसे कम है उनका राज है, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है वो प्रजा है। अपनी तैयारी शुरू कीजिए, दोबारा से खड़े होइए, भीम आर्मी पाठशालाएं चलाइए, पाठशालाओं में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर पाठशाला शुरू कीजिए। बच्चों को 1 घंटा 2 घंटे रोज पढ़ाइए, उनको बहुजन महापुरुषों के विषय में बताइए, भारत का असली इतिहास उनको बताइए। जो काम वो एकल विद्यालयों में और सरस्वती विद्यापीठ में करते हैं, वो काम आप अपने दम पर अपनी पाठशालाओं में कराइए। मैं लिख कर देता हूँ, अगर आपने काम शुरू कर दिया तो वोट, सपोर्ट और इस देश का नोट भी आपका होगा। और जिस दिन राजनीतिक ताकत आई, राजनीतिक ताकत आने का मतलब यह है व्यवस्था को ठीक करना। जिस दिन राजनीतिक ताकत हाथ में लगी, देश में एकल शिक्षा प्रणाली कैसे लागू होती है वो आएंगे। जब एक डीएम का बेटा, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा एक बेंच पर बैठकर पढ़ेगा, जब एक मुख्यमंत्री का बेटा और एक लैट्रिन का गटर साफ करने वाले का बेटा एक बेंच पर बैठकर पड़ेगा, तो ये परिवर्तन है भीम आर्मी को। और इसमें नो डाउट भीम आर्मी के जिलाधिकारी कार्यकर्ता को एक ताकू से राजनीति करनी है तो फौरन सूचना भेजा, और ये अब राजनीति करनी है तो वो पार्टी में जाए राजनीति करनी। भीम आर्मी का कार्यकर्ता को मैं किसी कीमत पर भी भीम आर्मी में रहते हुए राजनीति नहीं करनी, ये समझ लीजिए। भीम आर्मी का अपना काम है, राजनीतिक दल का अपना काम है। मेरा राजनीतिक दल के लोगों से भी कहना है, अपने कार्यकर्ताओं से, कि सभी कार्यकर्ता अपनी बूथ तक की कमेटी निर्माण करने पर सबसे पहले अपना फोकस रखें, बिल्कुल रखें। और भीम आर्मी के कार्यकर्ता जिले में हो रहे एट्रोसिटी को ध्यान में रखते हुए और अपनी पाठशालाएं खोलते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करें, समाज मूवमेंट को आगे बढ़ाने। ये जब तक नहीं होगा व्यवस्था नहीं बदलेगा। और ये देश के साथ साथ देश का बुद्धिजीवी भी कहता है कि अब आरएसएस की सत्ता से लड़ने की अगर किसी के अंदर ताकत है तो भीम आर्मी के फिर सारे जो रावण है इन्हीं के अंदर ताकत है, वरना भारत में और कोई ताकत नहीं जो आरएसएस की सत्ता से लड़। तो आपको खुद को मजबूत करना, सिर्फ चंद दिनों के फायदे के लिए नहीं सोचना है, या खुद के अकेले के वर्चस्व को स्थापित करने का नहीं सोचना है। आपको अम्बेडकरी व्यवस्था को स्थापित करने का सोचना है। आपको समर्पण दिखाना पड़ेगा,
आपको समर्पण साहब काशीराम साहब की तरह दिखाना पड़ेगा कि जैसे साहब काशीराम साहब ने सब कुछ त्याग कर छोड़कर बहुजन आंदोलन को मजबूत किया और भारत की वो जातियां जो शोषक रही है, इनका शोषण बड़े पैमाने पर हुआ है, उनको राजनीतिक सुख देने का काम किया। आपको समर्पित भावना से ये काम करने पड़ेंगे और अगर आप ये काम नहीं करेंगे, इसमें नो डाउट खुली बात कह रहा हूँ, पूरी बात है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो सबसे पहले जाति धर्म के नाम पर इस देश में मनुस्मृति को स्थापित किया जाएगा और मनुस्मृति को स्थापित किया जाएगा तो सब जानते हैं क्या होगा। केरल की एक महिला नागलोई जिसने अपने स्तन का टैक्स नहीं दिया था, स्तन काट कर दे दिया था, ये पकड़ो ब्राह्मणों में तुम्हें टैक्स नहीं दूंगी, स्तन दे देती हूँ, अपनी छाती काट कर देती हूँ। मेरे इस बात को कहने का मतलब समझ में क्या, मनुस्मृति का प्रभाव बढ़ेगा, संविधान का प्रभाव घटेगा और संविधान का प्रभाव घटेगा तो मुझ जैसे लोगों का क्या होगा, बॉबी भाई जैसे लोगों को क्या होगा तो स्पष्ट है। लेकिन कोई घर नहीं बचेगा जिसके आपकी जहाँ मनुस्मृति की आग न हो। और ये भ्रमक प्रचार नहीं है, किसी को लगता हो कि बीमार में ये लोग भ्रमक प्रचार कर रहे, नहीं, ये हकीकत प्रचार है। वो लोग घोषणा कर चुके हैं इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की, वो लोग घोषणा कर चुके हैं यहाँ पर मनुस्मृति का कानून लागू कराएंगे। और हमारे लीडरान ये भी घोषणा नहीं कर सकते कि हम उनको रोक पाएंगे। भीम आर्मी के लोग अपनी कमर कस लें, ठीक है, ट्रैक्टर की व्यवस्था शुरू हो गई है, उनको ट्रैक्टर कराया जाएगा, सामाजिक आंदोलन को मजबूत कीजिए, तभी आगे बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ एक पल के, एक साल के, 10 साल के परिवर्तन के विषय मत सोचिए, गुणात्मक परिवर्तन हमें करना है। गुणात्मक परिवर्तन कहीं किसी व्यवस्था में, मानव व्यवस्था में हो सकता है तो वो सिर्फ शिक्षा के आधार पर हो सकता है, दूसरा कोई आधार नहीं है जहाँ गुणात्मक परिवर्तन किया जा सके। हो सकता है कि आज मेरी बात कुछ लोगों के दिमाग के ऊपर से जा रही हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वही सच। अब भीम आर्मी गुणात्मक परिवर्तन के लिए लगेगी, छोटे छोटे बच्चों को अभी से तैयार कर देगी तो आने वाले 10 से 20 साल के बाद देश की व्यवस्था में हिस्सेदारी मांग सके और मजबूती से बहुजन आंदोलन को मजबूत करें। बढ़ाएंगे तू पहले मिठाई को छोटे भाई को मिठाई दी गई है, मुझे पूरी उम्मीद है पहले की बात ही पूरी मुजफ्फरनगर के लोग साथ देंगे, पार्टी के संगठन के भी सब लोग साथ देंगे, लोग साथ देंगे और पुनः मुजफ्फरनगर में फिर एक बिना जलवा जो है ना, बिना सरकार के फिर से लगेगा, ताकत से लगा तो कुछ गलत होगा तो बीमारी खड़ी होगी। बीमारी पाठशाला होगा, मुजफ्फरनगर में चला होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहला जिला था, पहला प्रोजेक्ट बनाया था। और नहीं तबियत भी है, जैसे हमारे राणा जी मजबूत आदमी है, बॉबी भाई मजबूत आदमी है, हमारी जिला तरीके मजबूत आदमी है और फिर चेहरे में देख रहा हूँ तो मजबूत है, हम सब स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी थोड़ी व्यवस्था आप लोग कीजिएगा पाठशालाओं के लिए, तो मैं चाहता हूँ पाठशाला को पूरा डाटा हो, रजिस्टर मेंटेन हो, दोनों पता लग सके कितनी पाठशाला, कितने प्रोजेक्ट, कितने फ्लैट में हम पढ़ा रहे हैं। तो आप सबसे भी मेरी अपील है कि भाई मदद कराइएगा, ये बात में कार्यकर्ता मदद से होती है, मदद कराइएगा, मदद कराएंगे तो समझिए आप बीमारी की मदद नहीं करा रहे, देश के भविष्य जो बनेगा उनकी मदद करा रहे हैं। शुक्रिया आप सभी लोगों का आभार, सर्वे सबसे इसके लिए माफी चाहता हूँ। उन्हें बुद्ध पूर्णिमा की आपको बधाई, मंगल कामनाएं, तथागत बुद्ध का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जो तथागत बुद्ध करुणा और मैत्री चाहते थे वो आपके मन में, आपके विचारों में और आपके आचरण में स्थापित हो, यही मंगल कामना।